अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्यारे वजीर आजम, क्या अब घबराने की इजाज़त है? जनाब कप्तान, क्या पाकिस्तान अहम मरहले से गुजर गया? क्या माशी बहरान हल हो गया? लेकिन माशी पिच पर हुकूमत का स्कोर बोर्ड तो कुछ और ही बता रहा है। आपके ओपनिंग बैट्समैन बगैर कोई रन बनाए चलते बने हैं, उल्टा सारी बॉल्स डॉट खेल गए। आपने न्यूट्रल अंपायर लगवाए, लेकिन आपके ओपनर शिकवा कर गए कि नॉन इलेक्टेड लोग असर रसूख रखते हैं। तब्दीली सरकार से तब्दीलियां वही नॉन इलेक्टेड लोग ही तो नहीं करवा रहे। क्या ये अच्छा हो ना कि लोग कयास करें? आप खुद ही आवाम को बता दें। आवाम को इससे कोई मतलब नहीं आपका ओपनर कौन है और वसीम अकरम प्लस कौन है। भले से किसी माइनस को ही लगा दें, मगर खुदारा महंगाई जो आपकी आमद पर 5.8 थी और इस वक्त 9.4 है, कम कर दें। डॉलर और पेट्रोल के रेट नीचे ले आएं, वरना कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। अवाम परेशान है, ताजर हैरत ज़दा हैं, और क्यों ना हो। कप्तान की टीम का अहम खिलाड़ी खेल से बाहर हो गया है या कर दिया गया है, और जाते जाते इस अहम खिलाड़ी ने यह भी बता दिया है कि माशी पिच की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। नए खिलाड़ी के लिए भी बैटिंग करना आसान नहीं होगा। तो जनाब, सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। ख़जाना ही नहीं, अब तो वजारत ख़जाना की सीट भी खाली है, लेकिन अवाम के मसाइल और उम्मीदों का अंबार है। अब देखें ये तब्दीली सरकार और अवाम के लिए क्या कुछ लेकर आती है, लेकिन हमने घबराना नहीं है। हेडलाइंस आपको दिखा देती हूँ, फिर तफसीली तौर पर टॉपिक पर बात करते हैं। मेरी वज़ीर आज़म से बात हुई है, या आज रात को या कल सुबह जो बाकी वो तब्दीलियाँ करना चाहते हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। वफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला शुरू। तगड़ा खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट। असद उमर का वजारत खजाना छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया काबीना में आज रात या कल सुबह मजीद तब्दीलियां होंगी। नया वजीर खजाना नेक सीरत होगा, एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। चंद माह में मौजज़े नहीं हो सकते, दूध की नहरें नहीं बह सकती। नया वजीर खजाना आएगा, वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। 2-3 उसके अंदर खुसूसियात होंगी। एक ये कि वो होगा जिसको वजीर आज़म मुंतखब करेंगे। दूसरा ये है कि नेक सीरत होगा। नए वजीर खजाना का खुराफाल किसके नाम निकलेगा? वजीर आज़म की नजर इंतखाब किस पर ठहरेगी? उमर अयूब समेत डॉक्टर इशरत हुसैन और हफीज़ पाशा के नाम गर्दिश में। वजारत खजाना वजीर आज़म अपने पास भी रख सकते हैं, किसी टेक्नोक्रेट को बतौर मुशीर खजाना भी लगा सकते हैं। वजीर आज़म इमरान खान से वजीर तवानाई उमर अयूब की मुलाकात। उमर अयूब को वजारत खजाना का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। शमशाद अख्तर, शौकत तरीन और सलमान शाह से भी मुलाकात होगी। असद उमर और गुलाम सरवर खान भी तलब। पहले दिन कहा था पाकिस्तानी मईशत अना, जिद और तकब्बुर की जद में है। इमरान खान जिद और तकब्बुर को छोड़कर मईशत को तरजीह दें। असद उमर के वजारत छोड़ने पर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा वक्त ज़ाया न किया जाता तो मौजूदा माशी तबाही का सामना न करना पड़ता। साबिक गवर्नर सिंध और असद उमर के भाई मोहम्मद जुबैर बोले मईशत की बुरी हालत के जिम्मेदार इमरान खान हैं, उनके भाई को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं अगर सारी बुराई नून लीग दौर की थी तो असद उमर को क्यों हटाया गया? पूरी हुकूमत का जाना ही कौम के मफाद में है। मईशत की हालत तो बहुत ही खराब है और इस तबाही की जिम्मेदार पीटीआई की हुकूमत है और उसके कप्तान हैं इमरान खान साहब, और इस तबाही की जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान को ही लेनी चाहिए। उन्होंने किसी न किसी को तो कसूरवार ठहराना था और उसके लिए उन्होंने असद उमर को सबसे आगे कर दिया। 9 महीने से जो वजीर आजम, उनकी नाअहल टीम और वजीर खजाना ये बात करते रहे कि माशी बहरान जो इस वक्त मुल्क में है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही इस नैरेटिव को खुद मुस्तरद कर दिया। 9 महीने बाद आखिरकार हुकूमत मान गई है कि हमारा मुआशी पॉलिसी नाकाम थी, हमारी मुआशी पॉलिसी अवाम को रिलीफ नहीं मिल रही थी। और असद उमर के इस्तीफे पर बिलावल भुट्टो ने खुशी का इजहार किया है, अवाम को मुबारकबाद पेश की है। हुकूमत ने माशी पॉलिसियों की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। असद उमर के इस्तीफे से माशी पॉलिसियों में बेहतरी आएगी। ये इक़दाम पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की जानिब गामजन करेगा। सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें सी के हर ख्वाहिश में असद उमर
करोड़ों रुपए की महीने की तनख्वाह छोड़ के आके मुल्क की खिदमत करो। पंजाब का खजाना खाली है, पाकिस्तान का खाली, आप सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं। लोगों को भी कह रहे हैं कि ये काम कहीं जो बातें बना के आप ऐसी कोई लोगों ने आपको पीछे लगाया ना, आपका नुकसान करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कैबिनेट काम करती है एट द प्लेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जिसको रखेंगे रहेंगे, जब तब्दील करना होगा तब्दील कर देंगे। सिर्फ ये है कि ये अफवाहें ज़्यादा कई लोग चलाते हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि महंगाई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में मईशत को जब उस दाने पे ले जाया जाता है तो उसमें हमेशा जो इकदाम लिए जाते हैं उससे महंगाई होती है। या आज रात को या कल सुबह जो बाकी वो तब्दीलियां करना चाहते हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाती है। वो कह रहे हैं कि जी एक मौका जरूर दें आखिरी, एक मौका जरूर दें आखिरी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और असद उमर खुद ही टीम से निकल गए। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। माशी बहरान तो ना गया, वजीर खजाना मैदान छोड़कर चले गए। कप्तान की टीम का अहम खिलाड़ी आउट हो गया है। तब्दीली सरकार की टीम में बड़ी तब्दीली आई है। तब्दीली की खबरें तो कई दिनों से गर्दिश में थीं, लेकिन हर बार हुकूमत की जानिब से इसकी तरदीद कर दी जाती थी। असद उमर की शान में कसीदे पढ़े जाते थे, लेकिन आखिरकार अचानक वजीर आज़म इमरान खान की टीम्स के सबसे अहम खिलाड़ी काबीना स्क्वाड से बाहर कैसे हो गए, क्यों हो गए? असद उमर की वजारत की उम्र तवील नहीं निकली। बजट से पहले वजारत खजाना की रवानगी यकीनन बाइस हैरत है। असद उमर तो चले गए, लेकिन अवाम को मुश्किल वक्त से खबरदार जरूर कर गए हैं। नए बजट में अवाम की बचत नहीं होने वाली, बड़ा वाज़े असद उमर ने बता दिया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जहां पर मईशत खड़ी थी, पाकिस्तान की तारीख की मईशत की खतरनाक तरीन लम्हात में से एक थे। बुराई थी वो उस नौयत की थी कि वो बिल्कुल ही आपको खाई में गिरा सकती थी। ये नहीं है कि इस वक्त मईशत की बड़े अच्छे हालात हो गए। नया वजीर खजाना आएगा, वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर, बजट जो है वो उस IMF के प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करेगा। मुश्किल बजट होगा। पाकिस्तान का वजीर खजाना जो है ना, उसकी जिम्मेदारी इस मुल्क के 21 करोड़ अवाम के ऊपर है। आने वाला बजट बहुत मुश्किल होगा। बजट IMF के प्रोग्राम के तहत ही बनेगा। सूरत हाल पेचीदा है। हुकूमत ने नए वजीर खजाना की तलाश भी शुरू कर दी है। उमर अयूब हैं, शमशाद अख्तर हैं, सुलेमान शाह हैं, शौकत तरीन हैं कि जिन नामों पर गौर किया जा रहा है कि अब खजाना की कुंजी किसे थमाई जाए। लेकिन असद उमर ने अपने मुतबादिल की कुछ निशानियां बताई हैं, जरा वो भी सुन लें। अगर एक फ्रेश टीम आएगी और वो फ्रेश टीम आके काम करेगी तो हो सकता है बेहतरी भी नजर आए, और ना भी नजर आए तो कम से कम उनको टाइम तो थोड़ा आपको देना पड़ेगा ना। मेरे ख्याल में जी 2-3 उसके अंदर खुसूसियात होंगी। एक ये कि वो होगा जिसको वजीर आज़म मुंतखब करेंगे। दूसरा ये है कि नेक सीरत होगा, ये कि मेहनती होगा, और आपको कितनी चीजें बताऊं। नया वजीर खजाना वजीर आज़म का मुंतखब करदा होगा, नेक होगा, मेहनती होगा, लेकिन तब्दीली सिर्फ खजाने तक महदूद नहीं है। असद उमर ने यह भी बताया कि काबीना में आज रात या फिर कल सुबह तक मजीद तब्दीलियां होंगी और शायद कप्तान के खिलाड़ियों को सूरत हाल का अंदाजा हो गया है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आपके हवाले से भी 4 दिन पहले खबरें चली थी कि आपको भी तब्दील किया जा रहा है। देखिए जी, मैं पहले क्या कह चुका हूँ, मैं सिपाही हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरे चेयरमैन और प्राइवेट लीडर जो कहेंगे अक्रॉस द बोर्ड, और ये मैं बड़े फ़ख्र से आपको कहूँ, ओहदे रुतबे में कभी इज्जत नहीं है, पकड़ ज़्यादा है। जो भी आएगा उसको वेलकम किया जाएगा। सोल ऑब्जेक्टिव इज़ कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे पाकिस्तान की इज़्ज़त बने, और प्राइम मिनिस्टर साहब जिसको हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके हर डिसीजन को दोनों हाथों से लिया जाएगा। अवाम के लिए मुसलसल सख्त फैसले करने वाली तब्दीली सरकार का हदफ अब अपने वज़रा बन रहे हैं, लेकिन क्या आए दिन के तजुर्बात मुल्क के हालात में बेहतरी लाएंगे या फिर मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है? बजट सर पर है, खतरात और मुश्किलात हुकूमत के सर पर मंडला रहे हैं। बात करने के लिए अदनान आदिल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद वलीद साहब साथ मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगी। अदनान साहब, नए वजीर खजाना के इंतखाब से पहले आखिर इस इस्तीफे में इतनी जल्दबाजी क्यों? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने बहुत जो तनकीद हो रही थी मईशत के हवाले से, उसके दबाव में आकर ये फैसला किया है। लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि बजट आने वाला है, IMF से मुआहदा जो है होने के बिल्कुल करीब है, और भी एमनेस्टी स्कीम अनाउंस होने जा रही है। तो रेस के दौरान घोड़ा नहीं बदलना चाहिए। बहरहाल अब उन्होंने एक अगर फैसला कर लिया है, ज़्यादा बेहतर होता है कि असद उमर के साथ किसी टेक्नोक्रेट को जोड़ दिया जाता है एडवाइज़र के तौर पे, जैसा कि बहुत से लोग हैं, हम नाम सुन रहे हैं, हफीज़ पाशा का, शौकत तरीन का, सलमान शाह का, और बहुत से लोग हैं। तो
असल बात यह है कि पाकिस्तान की जो मईशत की बेसिक्स बहुत कमज़ोर हैं। कोई भी शख्स आए उसके पास कोई जादू का चिराग नहीं है कि ये चंद महीनों में ठीक हो जाएगा। मईशत को ठीक होने में बरसों लगते हैं, जबकि आपने एयरपोर्ट्स तक गिरवी रख के कर्जे लिए हुए हैं, मोटरवेज़ गिरवी रख के कर्जे लिए हुए हैं जरदारी दौर में, नवाज शरीफ दौर में, और मुल्क का जो तिजारती खसारा है वो 37 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। आपके पास दुनिया को बेचने के लिए कुछ नहीं है, जबकि आप पूरी दुनिया से 60 अरब डॉलर का सामान मंगाते हैं, बेचते 23 अरब डॉलर का हैं। आपके मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही है, अमीर तबका आपका टैक्स देना नहीं चाहता है, आपके जो अखराजात हैं वो आमदन से दुगने हैं। तो किसके पास कोई जादू है? कोई टेक्नोक्रेट मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि वो आए और चुटकी बजाते ही मईशत ठीक हो जाए। असद उमर की जगह जो भी शख्स होता उसको यही हालात फेस करने पड़ते और यही हालात होते। आप देखिए कि इसहाक डार साहब ने 4 साल में 22 अरब डॉलर मार्केट में फेंके ताकि रुपए को मसनूई तौर पे डॉलर के मुकाबले में ऊंचा रखा जा सके। लेकिन वो जब नतीजा ये हुआ कि नई हुकूमत आई, उसके पास बिल्कुल दिवालिये के करीब थी, पेमेंट्स के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने फिर डॉलर को उसकी असल मुकाम पे रुपए को लाना पड़ा डॉलर के मुकाबले में। और उनको मुल्क देखिए, एक क्रेडिट असद उमर को जाता है कि जब वो आए थे बिल्कुल दिवालिये के करीब थी मईशत, और उन्होंने भाग दौड़ की, दूसरे मुल्कों से मुज़ाकरात किए, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, और पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। ये एक ऐसा बड़ा काम था जिसका हम अमूमन जिक्र नहीं सुनते। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप 1 साल बाद भी प्रोग्राम कीजिएगा, मईशत के हालात उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान का, देखिए 50-60 लाख ताजिर हैं, टैक्स नहीं देना चाहते दुकानदार। अब क्या करें? अगर आप उनसे टैक्स लेने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, वो हड़तालों पे चले जाते हैं। प्रोफेशनल से टैक्स लेते हैं, वो हड़तालों पे चले जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके बहुत ही गंभीर सूरत हाल है ये, और ये जुड़ी हुई है। देखिए, जब भी अमेरिका से डॉलर्स आते हैं को देखते हैं, और आपको इस चीज का अंदाजा है कि 1 साल बाद भी अगर प्रोग्राम इसी टॉपिक को लेकर किया जाए तो मईशत की सूरत हाल में फिलहाल बेहतरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर मैं 9 महीने पीछे जाऊं और वो बयानात और वो बातें याद करूं जो इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले हुआ करते थे, बड़े बबांगे दौहल बातें हुआ करती थी मईशत को लेकर भी, कौमी खजाने के हवाले से भी। लेकिन अब 9 महीने के बाद की जो ये सूरत हाल है, तो अगर नाकदीन को इस बात का अंदाज़ा है, प्रोग्राम करने वालों को, तज्जिया करने वालों को इस बात का अंदाज़ा है, तो अहमद वलीद साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, टीम को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मसाइल इतने हैं, या फिर आप कह लीजिए कि इसकी तैयारी नहीं थी, या तैयारी थी तो फिर ये था कि टीम 9 महीने के बाद लोग निकलना शुरू हो जाएंगे? देखिए, जब कोई भी पार्टी जो है अपोजिशन में होती है तो वो इस तरह के नारे ज़रूर लगाती है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि हम मईशत जो है वो बेहतर कर देंगे, ये लोग करप्ट हैं, ये करप्शन में हर रोज़ जो है अरबों रुपए लुटाए जा रहे हैं और करप्शन की नज़र हो जाते हैं। तो इस तरह की जो डायलॉग्स होते हैं, इस तरह के जो नारे होते हैं, वो आवाम को तसल्ली देने के लिए होते हैं। जब हुकूमत आती है तो ऑब्वियसली स्ट्रेटजी बनाना पड़ती है। उससे पहले पीटीआई का मसला ये रहा है कि वो स्ट्रेटजी बनाने में नाकाम रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, पाकिस्तान की सोसाइटी को ऑब्जर्व नहीं किया, पाकिस्तान की मईशत को सही तरह से जाना नहीं, और बहुत सारे ख्याली मामलात में रहे, यानी कि ख्वाब देखते रहे। उन्होंने सोचा था कि शायद इमरान खान जो है वो हुकूमत में आएंगे तो अरबों डॉलर जो है वैसे ही आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान से जो बाहर गैर मुल्की पाकिस्तानी जो है, जो दूसरे मुल्कों में मुकीम है, वो तरसीलात ज़र जो है वो भेजना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। या आप उनके जो नारे देख लें पार्लियामेंट में, वो कहते रहे कि हमारे हुकूमत आते ही करप्शन ख़त्म होगी तो लोगों के मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेकिन मसला क्या हुआ 9 माह बाद कि कुछ भी नहीं हो सका। यानी इसका मतलब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान में मुआशी हालात को हम ठीक करने में नाकाम रहे, और उनको वज़ीर ख़जाना ऐसे मौके पर तब्दील करना पड़ा कि जब बजट आने वाला है। और आप एक और चीज़ नोट करें कि असद उमर जो हैं वो पार्टी के बड़े इंतहाई सरकर्दा रुकन थे। अगर उनको फारिग किया जा रहा है, जैसे और भी वज़रा को फारिग किया जा रहा है, तो आराम से खामोशी से चले जाते। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मसला रहा है कि उनके वज़रा जो हैं खामोश नहीं रहते। कभी बयान देंगे डॉलर ऊपर जा सकता है, कभी बयान देंगे कि महंगाई और बढ़ सकती है, कभी बयान देंगे कि हम IMF के पास जा रहे हैं, कभी कहेंगे नहीं जा रहे।
तो ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है उसमें रहती है ये हुकूमत, जिसकी वजह से कारोबार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जी, अनसर्टेनिटी की सूरत हाल। अहमद वलीद साहब, गुज़िश्ता रोज जब इन तमाम चीज़ों को लेकर बात हो रही थी, स्टॉक मार्केट की बात हो रही थी, तो फिर फवाद चौधरी और दीगर लोग ये फरमा रहे थे कि ये हमारी सूरत हाल बेहतर होती है तो अपोजिशन की जानिब से इस तरह की बातें उछाल दी जाती हैं ताकि एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाए। लेकिन आज असद उमर साहब आने वाले बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान आवाम को करके चले गए हैं, लेकिन साथ साथ और भी उन्होंने बातें, कुछ पार्टी के अंदर की बातें भी कर दी हैं। अदनान आदिल साहब, नॉन इलेक्टेड लोगों को लेकर उन्होंने बात की कि वो असर रसूख रखते हैं। तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जो तब्दीलियाँ हो रही हैं ये भी कुछ वही नॉन इलेक्टेड लोगों के कहने पर तो नहीं हो रही? इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत से नॉन इलेक्टेड लोग हैं, मसलन जहांगीर तरीन हैं, उनका बहुत क्लोज ताल्लुक़ है इमरान खान से। तो हो सकता है कि जहांगीर तरीन की भी ये राय हो कि इकॉनमी जो है वो उसको सही तरह मैनेज नहीं किया जा रहा। एक बड़ी तनकीद असद उमर पे ये थी कि अगर IMF से डील करना था तो ये शुरू में ही कर लेते, पहले 1-2 महीने में कर लेते, तो उससे कम से कम इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल होता और थोड़ा सा इकॉनमी जो है उसकी रफ्तार ज़्यादा बेहतर होती। अब ये जो इन्होंने 7-8 महीने लगा दिए उस डील करने में, मगर उनका मौक़िफ़ भी है, वो कहते हैं उस वक्त बहुत सख्त शराइत थी, मैं करता तो अवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता, अब अवाम पे कम बोझ पड़ेगा क्योंकि हम निस्बतन बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। तो इकॉनमी में एक राय नहीं होती, बहुत सी राय चलती रहती हैं। अब ये देखिए कि जो इस तरह की अगर आप बेयकीनी की सूरत हाल मीडिया के ज़रिए और अपोजिशन के ज़रिए, अपोजिशन का तो काम है पार्लिमानी सियासत में कि वो हुकूमत के ऊपर तनकीद करे। अब जो ऐसे अनासिर हैं जो गैर मुंतखब हैं, मसलन रियासती इदारे हैं, चीफ जस्टिस ने यह बयान दे दिया कि मईशत की हालत अच्छी नहीं है, और भी रियासती इदारे जो हैं फ़िक्रमंद होंगे कि भाई अगर रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा, मईशत की तरक्की की रफ्तार तेज़ नहीं होगी तो हमारे अखराजात कैसे पूरे होंगे। तो वो सब दबाव होते हैं, जब आप हुकूमत करते हैं तो आपको प्रेशर्स होते हैं, आपको प्रेशर लेना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपने वफादार और मुखलिस साथियों को ऐसे जल्दी जल्दी फारिग करते जाएं। इस तरह तो आप सियासी तौर पर तनहा रह जाएंगे। आप कुछ भी कर लें, अपोजिशन तनकीद करेगी, मीडिया तनकीद करेगा, हमारी डायनामिक्स ऐसी है कि हम आवाम के मसाइल को, अब आपने इतना बड़ा बयानिया पढ़ा, उसमें यकीनन आपने आवाम के जज्बात की तर्जुमानी की कि आवाम चाहते हैं कि भाई महंगाई कम हो, आवाम चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों, उनको रोज़गार मिले। लेकिन हुकूमत का काम यह है कि एक संजीदगी के साथ देरपा किस्म के फैसले करे। अगर वो रोज रोज इस तरह टीम बदलते रहेंगे तो इससे तो और बेयकीनी फैलेगी। फिर हमें आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। असद उमर ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने कह दिया कि मुश्किल हालात हैं, मुश्किल होगा बजट। आवाम को पता चलना चाहिए कि हालात हैं क्या। आप आवाम को कर्जे लेते जाएं, चीजें गिरवी रखते जाएं, बिल्डिंग्स गिरवी रखते जाएं और कर्जे ले लेकर अब मुल्क को डुबोते जाएं, तो ये तो ठीक अप्रोच नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान में तरक्की हुई जनरल अयूब खान के दौर में, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। सबसे ज़्यादा मुआशी तरक्की इन 3 मिलिट्री अदवार में हुई, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान के अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। वहाँ से $2-3 अरब डॉलर सालाना आपको मिल रहे थे मुशर्रफ दौर में, तो सब लोग मौजे उड़ा रहे थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये आर्जी वक्त है, हम इंडस्ट्री लगाएं, ठोस बुनियादों पर तरक्की करें। अब अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, डॉलर नहीं आ रहे, तो मौजे खत्म हो। तो फिर ये सदारती निज़ाम को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उनके लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उनके ऊपर असर भी रहता है इसका। तो फिर आप देख लीजिए कि वो एक कैंपेन की सूरत इख्तियार कर गया कि उनको सदारती निज़ाम चाहिए। खैर से वो उसमें भी इमरान खान साहब का नाम आना शुरू हो गया। रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असद उमर की तब्दीली को लेकर बात कर रहे हैं सुबह से, लेकिन सर इसमें जो सबसे ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि एक तो तब्दीली होने जा रही है या बड़ी तब्दीली हो रही है, उसका कोई मुतबादिल तैयार नहीं है, और अगर मुतबादिल तैयार नहीं था तो फिर इतनी जल्दी इतनी बड़ी तब्दीली की वजह क्यों पेश आ गई? पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करूं कि खान साहब ने असद उमर को फारिग नहीं किया है, और ये जो बार बार कहा जाता है कि फारिग कर दिया, जो डिलीवर नहीं करेगा, ये ऐसी चीज़ नहीं है। 2-3 दिन से, क्योंकि 3-4 दिन पहले हमने मीटिंग बुलाई थी, मैं फाइनेंस कमेटी का हिस्सा हूँ, सारे चैम्बर्स को भी बुलाया था, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, FPCCI भी थी, टायर शॉप वाले भी थे, पेट्रोकेमिकल वाले भी थे। एक ओपन डिस्कशन हुआ असद उमर के साथ, और वो उसी दिन अमेरिका से पहुँचा था। 1 घंटा हमारी असद उमर के साथ डिस्कशन रही, 1 घंटा फिर हमाद अज़हर के साथ रही। बिजनेस कम्युनिटी की कुछ ग्रीवेंसेस थे, वो भी सारी चीज़ें डिस्कस हुई। मगर एमनेस्टी स्कीम के हवाले से जब कैबिनेट के अंदर कुछ मिनिस्टर्स ने, कुछ पार्टी के
सीनियर जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने बिल्कुल इकोनॉमी को डिस्कस किया, क्योंकि मीडिया के ऊपर अपोजिशन की तरफ से जिस किस्म की जो क्रिटिसिज्म की जा रही है और जो हमारे पास लोग जो इकोनॉमी को इतना समझते नहीं है, उन लोगों ने असद उमर के बारे में जब बात की कि नहीं फाइनेंस हमारी सही नहीं है, ये नहीं है, जिसकी वजह से असद उमर ने कहा कि अगर ये आप समझते हैं कि मेरे डिफ़िकल्ट फैसलों की हमें डिफ़िकल्ट फैसले लेने पड़ेंगे, अगर आपको डिफ़िकल्ट फैसले मंजूर नहीं है, अगर आप समझते हैं कि हमें जो माजी की जो चीज़ें थी मैनिफेस्टो में, वो हमने एमनेस्टी की मुखालफत की थी, मगर आज एमनेस्टी की ज़रूरत है। इन हवाले से ये जो डिसीजन है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल अगर और जगह सोच सकते हैं तो आप बिल्कुल सोचें। रही बात जो बात की जाती है कि आउट ऑफ द पार्टी, मैं समझता आउट ऑफ द पार्टी की बात नहीं है। बिल्कुल एनालिस्ट जितने भी हैं या जो फाइनेंस को जो समझते हैं, चाहे शौकत तरीन हो, हफीज़ पाशा हो, ये मुल्क के एक असासी हैं। इनसे वक्तन ब वक्तन इनसे अगर हेल्प ली जाती है, इनसे सब कुछ जो है वो सपोर्ट ली जाती थी। जब फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात आई, अफ़गानिस्तान की बात आई, मैंने खुद इसके ऊपर आर्टिकल लिखा कि अफ़गानिस्तान को जो अच्छे लोग समझते हैं उनसे हमें एडवाइस लेनी चाहिए, जो पुराने फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे एडवाइस लेने चाहिए। ऐसे जो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, जो अच्छे तरीके से इकोनॉमी को समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक क्रिटिकल और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, वहाँ पे उन लोगों से सपोर्ट ली जाए और उनकी सपोर्ट को बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। असद उमर भी उनकी सपोर्ट को पॉजिटिव लेता था, मगर जिस किस्म की बातें की गई उस हवाले से असद उमर ने एक जज्बात में आके, या उन्होंने कहा क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक IMF की जो टॉक्स है, यहाँ पे IMF की टीम आ रही है, और उस वक्त असद उमर ने, जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल जज्बाती एक फ़ैसला किया है। और खान साहब ने उनको एक मरतबा बिल्कुल मजाक में कहा था कि अगर असद आप समझते हैं कि फाइनेंस के अंदर और कोई आ जाए और आप पेट्रोलियम में आ जाएं या आप तवानाई के ऊपर आ जाएं, ये बिल्कुल चीज़ें डिस्कस हुई है, मगर ये ऐसी कोई बातें नहीं है। और अगर दूसरी चीज़ में एक मिनट और देखिए, हर चीज़ बात नहीं होती है जो मुझे पता है उन चीज़ों का, और उन इश्यूज़ के बाद खान साहब ने बिल्कुल उसके ऊपर, और अगर रद्दोबदल होती है 7-8 महीने के बाद, मैं इस चीज़ को पॉजिटिव समझता हूँ। उमर की रद्दोबदल को मैं पॉजिटिव इतना नहीं समझता, मगर और अगर रद्दोबदल होती है, मैं चाहता हूँ कि ये रद्दोबदल 6 महीने 8 महीने परफॉर्मेंस जज करे। प्राइम मिनिस्टर कैप्टन होता है, उसको देखनी चाहिए। बहुत सारी मिनिस्ट्री है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पे नेग्लिजेंस है, इग्नोरेंस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसहैप हुए हैं। उन चीज़ों को अगर रिड्रेसल के लिए आज अगर 1 साल के अंदर उन चीज़ों के अंदर रद्दोबदल होती है, रीशफलिंग होती है, तो इट इज़ ए पॉजिटिव साइन। और अच्छे पढ़े लिखे बंदों को उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि आप पॉजिटिव साइन है, ठीक है, लेकिन क्यों हो रही है ये इंपॉर्टेंट है। एक मिनट वफादार बंदों को रद्दोबदल करना, पिक एंड चूज। और मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने वफादार दोस्तों की इज्जत होती है, मगर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए कायदे-ए-आज़म ने भी बहुत बड़े फैसले किए थे। और अगर इन फैसलों में वफादार दोस्तों को हटा के तजर्बे का दोस्तों को अगर लाया जाता है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। रमेश कुमार साहब, इनको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। काबीना अरकान की आप बात कर रहे हैं, काफी शख्स ज़बान इस्तेमाल किए, मुराद सईद और काफी दीगर वुज़रा के नाम सामने आ रहे थे। कौन कौन वुज़रा थे जिन्होंने असद उमर पर तनकीद की है? देखिए, असद उमर जो पॉलिसी आज लेके जा रहे हैं, मैं इसाक डार भी उस वक्त यही पॉलिसी थी जो आज असद उमर की पॉलिसी है। और इसाक डार को हर बंदा क्रिटिसाइज करता था पार्टी के अंदर, मगर इसाक डार हर चीज़ का आईना दिखाता था। असद उमर जब आज फाइनेंस की पोजीशन पे आए तो उन्होंने लाजमी पार्टी से हट के फाइनेंस की पोजीशन देखी, वही उन्होंने बातें की हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी, जो सख्त फैसले थे, वो पाकिस्तान पॉपुलर फैसले हैं, पब्लिक पॉपुलर फैसले नहीं है। अब जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो खान साहब की ज़बान, जो खान साहब की तरफ से जो लोगों को फेस करते हैं, उन लोगों का सोच और है। मगर इस वक्त पाकिस्तान को चलाने के लिए जज्बात से ज़्यादा होश के जो है ना काम होश से लेना पड़ेगा। जज्बात अपने तौर पे है, अवाम का एहसास अपने तौर पे है, मगर पाकिस्तान के फेवरेबल डिसीजन के अंदर असद उमर मैं समझता हूँ बहुत समझदार बंदा था। इवन जुबैर जो असद उमर का जो भाई था, नून लीग में था,
वो भी बहुत समझदार बंदा था, वो भी बहुत समझदार था, असद उमर भी बहुत। और समझदार बंदू की जो बात होती है वो कम से कम उनको पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। असद उमर की रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होती है नहीं होती है, आगे क्या डिसीजन होता है पार्टी हेड विल डिसाइड। मगर मैं समझता हूं जो अक्लमंद बंदे हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, हाँ। जो सही तरीके से समझते हैं, अकल वाली बात करते हैं जी। तो उन चीजों को उनके कैरेक्टर को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। अब रमेश कुमार साहब, बेइज्जती किसने की थी, जरा ये बताइएगा। मुश्किल फैसले लेने पड़ती है, किसी की बेइज्जती नहीं होती है। पॉलिटिकली कैबिनेट के अंदर माजी में चीजें डिस्कस नहीं होती थी, माजी में चीजें कैबिनेट के अंदर डिस्कस नहीं होती थी। आज अगर कैबिनेट के मिनिस्टर बैठ के ओपनली डिस्कस करते हैं, जिसकी जितनी अप्रोच होती है वो उस लेवल पे बात करता है, मगर ओपन डिस्कस होता है, इट इज पॉजिटिव थिंग। ये पॉजिटिव थिंग है कि कम से कम कैबिनेट के अंदर, अगर कैबिनेट की मर्जी क्या है कि यस में नो, हाँ बाबा ये चीजें आ गई, ये असेंबली के अंदर भी चीजें ऐसे होनी चाहिए जो कैबिनेट के अंदर हो रही है, ये अच्छी चीजें हैं, ये इसको इंसल्ट नहीं समझा करे। और मैं समझता हूँ लीडरशिप भी वो है और मिनिस्टर भी वो है कि उनके क्वेश्चन आंसर का जवाब पॉजिटिवली उनको दे, उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो। सियासत इबादत है जिसके अंदर टॉलरेंस पहली चीज होती है, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त पहली चीज होती है। आप कह रहे हैं असद उमर साहब अच्छे आदमी थे, मोहम्मद जुबैर की भी आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा था वो मुराद सईद साहब का और एक वजीर जिनका कराची से ताल्लुक है, उनके बारे में सुनने में आ रहा था कि काफी सख्त जबान इस्तेमाल की उन्होंने, काफी तनकीद की, उनके बारे में बताएंगे? मैं कहता हूं कि जो बंदे इकोनॉमी को सही समझते नहीं है जी, और उन इकोनॉमी के सही समझने वालों को भी सब्र और तहम्मुल के साथ रेस्पॉन्स देना चाहिए। जो समझते हैं वो कम से कम मुल्क को क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे रन करना है वो भी हमें समझना चाहिए। मगर पॉलिटिकली और अगर देखा जाए डेमोक्रेटिकली, अगर कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने आपस में डिस्कशन इस इश्यू को सीरियसली किया है तो इट इज ए पॉजिटिव थिंग, ये पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव हाँ आप उसको सख्त ज़बान की बात करेंगे, मैं कहूंगा उन्होंने अवाम के एहसास के हवाले से अगर पूछा है, मगर तो पॉजिटिव लेना चाहिए। और असद उमर ने भी उनको पॉजिटिवली जवाब दिया है। अवाम का इतना एहसास कर रहे हैं रमेश कुमार साहब, कौन से गुजरा है जो अवाम का इतना ज्यादा एहसास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। आपको भी किरण, आपको भी इस चीज का एहसास है कि महंगाई हो गई है, आपको भी इस चीज का एहसास है कि मुल्क के अंदर बिजली के बिल, गैस के बिल जो बढ़े हैं लोग नहीं दे सकते हैं, मुझे भी एहसास है। मगर मुझे साथ में ये भी एहसास है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। ये चीजें हमें पैरेलल देखनी पड़ेगी। माजी में ये चीजें पैरेलल नहीं देखी गई। बहुत अच्छी बात की अदनान साहब ने कि अगर परवेज मुशर्रफ के टाइम पे इतने डॉलर आए, उसको किस तरीके से लेना चाहिए था। हमें ग्रोथ को परमानेंटली लॉन्ग टर्म हमें किस तरीके से ग्रोथ को आगे लेके जाना ही था, उन चीजों को हमने फोकस नहीं किया। इस वक्त लॉन्ग टर्म ही हमें इंडस्ट्रीज को कि हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ को किस तरीके से बढ़ाना है। हमने टेम्पररी कुछ नौकरियां दे दी, सब्सिडी दे दी, ये दे दी, हमने इन्फ्लेशन को कम किया, मगर टेम्पररी से ज्यादा हमें लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्रीज को के साथ ग्रोथ को बढ़ाने, उन चीजों को हमें फोकस करना चाहिए था, जो 2002 में मुशर्रफ के टाइम पे हमने नहीं किया। हकीकत में बहुत खुशहाली थी। अगर आज भी मुझसे पूछेंगे, आम आवाम से पूछेंगे, वो यही बात करेगा कि भाई जनरल अयूब का दौर हो या मुशर्रफ का दौर हो, पाकिस्तान के अंदर जब भी डेमोक्रेसी आई है, अवाम जो है वो पिसी हुई जा रही है, और अस्करियत की जब भी जरा आए तब उस टाइम पे जो हालात बेहतर हुए, हर बंदा वो बात करेगा। अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली उस टाइम पे हमें थिंक टैंक को बढ़ाना चाहिए था। तो हर जगह पे कुछ न कुछ खामियां रही है, कुछ न कुछ खूबियां रही है। फॉरेन पॉलिसी परवेज मुशर्रफ ने अच्छे तरीके से भी चलाई। अगर अफगानिस्तान के हवाले से देखा जाए तो वो भी पॉलिसी रही। कुमार साहब निशानदेही की है या फिर इकोनॉमी को नहीं समझ पाए हैं। तो एक तो मुराद सईद साहब हैं, दूसरा आप मुझे बता सकेंगे कौन है? दो लोगों का नाम आ रहा था, मैं चाह रही हूँ जरा आवाम को भी पता चले कि कौन लोग हैं जिनको अवामी मसाइल का एहसास हो रहा है। मैं देखें नामों के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं आज भी कहता हूं कि 7-8 हमारे वज़रा जिसकी आज भी कारकर्दगी मैं भी समझता हूं वो बेहतर नहीं है, और अवाम के इश्यूज के हवाले से अगर प्राइम मिनिस्टर उन 7-8 वज़राओं को तब्दील करते हैं, चलिए नाम ना बताएं, डिपार्टमेंट्स बता दें कौन कौन से इदारे हैं जहां पर जॉन से वज़रा काम नहीं करे, कौन कौन से वज़रा हैं वो?
हैं, बच्चे नहीं है। मैं आप हमारी बच्ची हो। आपका मीडिया का इतना, मेरा मीडिया का भी बहुत पुराना ताल्लुक है और मेरा सियासत के अंदर भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। मैं हमेशा हक और सच की बात करता हूं, मगर अपनी लिमिट के अंदर रह के बात करता हूं और इतना आप मुझे खोल नहीं सकेंगी। मगर मैं समझता हूं कि इन इश्यूज को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम बातें आप कर रहे हैं और यकीनन आप अपनी लिमिट में रहकर ही जहां जितनी आपको बात करनी चाहिए आप वो बात कर रहे हैं, हमें एहसास है इस बात का। लेकिन कारकर्दगी की अगर आप बात करें तो फिर कारकर्दगी की बुनियाद पर उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया जाता? रमेश साहब, देखिए, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मुनासिब समझेंगे, प्राइम मिनिस्टर समझेगा। देखिए ना, मेरी नज़र में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपकी नज़र में बहुत सारी चीज़ें होंगी, मगर जिसको अल्लाह ने तौफीक दिया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बिठाया है, जो इसके नाम के ऊपर वोट मिले, उसको भी अवाम का भी एहसास है, मीडिया भी देख रहा है, परफॉर्मेंस भी रोज़ाना मिनिस्टर की देख रहा है। वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फ़र्ज भी उनका बनता है। वो भी इन चीजों को देखता होगा कि किसको किस ओहदे के ऊपर। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, प्राइम मिनिस्टर सीरियसली थिंक कर रहे हैं कि मुझे इन जगह पे ये तब्दीलियां लेनी चाहिए, इन जगहों के ऐसे बेहतर परफॉर्मेंस लेनी चाहिए और ये होंगी। और आप इससे मायूसी नहीं बने। लोगों ने इमरान खान के ऊपर एतमाद किया है और एतमाद के ऊपर इमरान खान चाहता है कि ठोस नहीं पहुंचे। मैं उनकी परफॉर्मेंस के, मैं उनके एतमाद के ऊपर पूरा उतरूं। इस वजह से खान साहब पूरे बिल्कुल इंटेंशन के साथ, बिल्कुल सोच समझदारी के साथ सीरियसली रीथिंक कर रहा है कि मुझे अवाम के इश्यूज के लिए क्या डिसीजन आज मुझे लेने, क्या कर लेने पर। मीडिया में डिस्कस की जाती है कि इमरान खान साहब अलग होते हैं, उनकी टीम का क़िबला या अलग होता है या फिर एक पेज पर दिखाई नहीं देते। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं, लेकिन वो जो 7-8 वज़रा हैं जो अपने डिपार्टमेंट्स में बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान की उम्मीदों पर वो पूरा उतरें? देखिए, खान साहब के पास जो टीम है, खान साहब को ये तो पता नहीं था कि भाई कौन से वजीर, असद उमर का चलो पता था, बहुत सारे वजीर हैं जिन्होंने कहा कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। लाजमी उन्होंने ब्रीफिंग दी होगी और मैं समझता हूँ ब्रीफिंग देनी भी चाहिए किसी भी वजीर को पहले वजारत का कलमदान सौंपने के लिए। उनकी ब्रीफिंग के बाद खान साहब ने उनके ऊपर एतमाद करके जो कलमदान दिए, अगर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर अगर वो पूरा नहीं उतरे, उनके टारगेट के ऊपर पूरा नहीं उतरे, कुछ मीडिया के थ्रू पता चलता है, कुछ खुद परफॉर्मेंस की जब ब्रीफिंग लेता है तब पता चलता है, कुछ जो है वो परफॉर्मेंस देखने आती है पता चलता है, उसके बाद अगर उनकी रद्दोबदल करते हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है और होनी भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिए बाकायदा इंटरव्यू लेके इन इश्यूज को फोकस करना चाहिए। नहीं तो ये आज अगर फोकस नहीं होगा तो किसके पास आ रही है वजारत खजाना की चाबी? देखिए, ये जो 5-6 नाम जो आज टीवी के ऊपर जो डिस्कस हो रहे हैं, उमर अयूब का भी हो रहा है। उमर अयूब मेरे साथ 2002 में भी रहा है स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, उस वक्त भी मैं भी उस वक्त था, हिस्सा था मुशर्रफ का और ये भी थे, और शौकत अजीज़ के साथ उन्होंने काम किया, उनको भी ठीक है, अच्छा पता है। शमशाद अख्तर से मेरी बहुत अच्छी रही है, शमशाद अख्तर के साथ, हफीज़ पाशा के साथ। मैं समझता हूँ कि डिसीजन लेने चाहिए, मगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए अगर मुझसे पूछा जाएगा, मेरी अगर सजेशन होगी तो मैं चाहूँगा कि एक कंसोर्शियम बनना चाहिए, एक थिंक टैंक का, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरीके से बेहतर, एक रेस्पॉन्सिबल बंदा बिल्कुल असेंबली के अंदर जवाब दे, मगर थिंक टैंक को, जो थिंक टैंक इसको चलाए। लास्ट में जब इकोनॉमी जब मियाँ साहब को मिली थी तब भी उसने थिंक टैंक बनाए, फिर उन्होंने इसहाक डार को आगे किया था, मगर उसके पीछे भी एक थिंक टैंक काम करती थी। असद उमर के साथ एक प्रॉब्लम ये था कि असद उमर साहब थिंक टैंक को एक जो है वो उसकी थिंक टैंक को एक मतलब वैल्यू नहीं देते थे, अपनी बात ज़्यादा करते थे। इस वक्त हमें थिंक टैंक को की ज़रूरत है और इस हवाले से अब प्राइम मिनिस्टर साहब क्या डिसीजन लेते हैं आपको कल तक या रात तक पता चल जाएगा, मगर थिंक टैंक का होना ज़रूरी है। बहुत बड़े एक सोच है अपना शमशाद की, हफीज़ पाशा की, शौकत तरीन की, मेरी शौकत तरीन के साथ भी अच्छी गपशप रही है।
मगर थिंक टैंक के साथ अगर बढ़ेंगे तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा, ये लोगों के अंदर भी एक्सेप्टेंस होगी, अपोजिशन को भी एक क्वेश्चन मिलेगा, वैल्यू ना देना। रमेश कुमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। आपने असद उमर के इस्तीफे को लेकर की है, असद उमर साहब की परफॉर्मेंस या फिर माशी पॉलिसी या फिर सियासी दबाव नहीं है, बल्कि जो तनकीद उन पर हुई है, जज्बात में ये फैसला लिया गया। अदनान आदिल साहब भी साथ हैं, अहमद वलीद साहब भी साथ मौजूद हैं। अहमद वलीद साहब, आपसे बात आगाज़ करती हूँ इस बात पर जो रमेश कुमार साहब बात कर रहे थे, 7 से 8 वज़रा ऐसे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, और असद उमर साहब जिनके ऊपर ना माशी पॉलिसी का कोई दबाव है ना सियासी दबाव है, लेकिन जज्बात में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें करके गए रमेश कुमार साहब। देखें, काबीना में रद्दोबदल की खबरें तो चल रही थी और इसी में असद उमर का नाम भी था। अब रमेश साहब ये कह रहे हैं कि उनको हटाया नहीं गया बल्कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है। एक तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने उनको ऑफ़र की थी कि वह तवानाई की मिनिस्ट्री ले लें और ये छोड़ दें। इसका मतलब कि छोड़ने की बजाय उन्होंने सोचा कि मैं बिल्कुल ही अलग हो जाऊँ। तो खैर ये तो अंदरूनी बात है, लेकिन बात यह है कि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये बड़ी हैरानी और परेशानी की बात है कि अगर एक गवर्नमेंट जो है 9 महीने में उनके 8 मिनिस्टर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसकी जो चॉइस थी, जो चूज़ किया गया इन मिनिस्टर्स को और उनकी कारकर्दगी आगे जांचने के लिए 9 महीने उनको दिए गए। एक तरफ कहा जाता है कि नई हुकूमत है, अभी जो 8-6 महीने में क्या तब्दीली सामने आ सकती है, दूसरी तरफ उन्हीं की कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको फारिग कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि कुछ फैसलों में गलत हो रहा है, या तो चुनने में गलत हो रहा है या अब जो फैसला है वो गलत हो रहा है। तो इसका तो जवाब तो देना पड़ेगा आवाम को कि भाई आपने ये सारे मिनिस्टर चुने और देखभाल के चुने होंगे। दूसरी जो अहम बात की उन्होंने रमेश साहब ने कि थिंक टैंक होना चाहिए। तो थिंक टैंक तो 20 साल पहले जद्दोजहद जब शुरू हुई थी इमरान खान साहब की, उसी वक्त थिंक टैंक बन जाना चाहिए था। पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक एक चीज जो है वो डिस्कस हो चुकी होनी चाहिए थी। कम अज कम जब हुकूमत आने वाली थी, जब अपोजिशन में धरने दे रहे थे, जब जलसे हो रहे थे, उस टाइम पे एक थिंक टैंक बन जाता जो पाकिस्तान की जितनी बीमारियां हैं, तालीम की है, सेहत की है, करप्शन की है, इकोनॉमी की है, तो ये सारी बीमारियां पहले से थिंक टैंक बना के वो सारा कुछ फाइनलाइज कर लेता। जो ही हुकूमत आती तो उसको इम्प्लीमेंट कर देते। तो अब ये तो आवाम को ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ना तो कोई थिंक टैंक था, ना ही हमने कुछ सोचा। हमने 8 वजारतें जो है दे दी लोगों को, उसके बाद हम उनसे वजारतें वापस ले रहे हैं क्योंकि उनकी कारकर्दगी सही नहीं है। ना हमने होमवर्क किया और फिर उस पर ये कह लीजिए कि अदनान आदिल साहब आपकी जानिब आऊंगी ये सवाल लेकर के, गलत हुआ कहाँ पर है? कैबिनेट चूज करने में गलती हुई है, महकमे देने में गलती हुई है, या फिर अब गलत हो रहा है? लेकिन इससे पहले मुजम्मिल असलम साहब भी साथ मौजूद हैं, माशी तज्जियाकार हैं, मैं खुशामदीद कहूँगी। बजट सर पर है मुजम्मिल साहब, IMF से डील आखिरी मरहले में है, एमनेस्टी स्कीम रास्ते में है, ऐसे मरहले पर असद उमर का इस्तीफा आ जाना दुरुस्त लग रहा है आपको? देखिए, बात यह है कि अगले 1 महीने में 4 चीजें थी, एमनेस्टी थी, एसपीटीएफ और बजट था, और ये चारों चीजें जो है वजीर खजाना इसको जो है लीड कर रहे थे। तो ऐसे मौके पे इस्तीफा एकदम आ जाना, या जो ने जो कैबिनेट रीशफलिंग का फैसला किया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ कप्तान पे, प्राइम मिनिस्टर पे। लेकिन वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले वो क्रिकेटर भी थे, तो वो जो क्रिकेटर होता है वो जो है ना अपनी टीम को ऊपर नीचे खिलाता है। कभी जो है मिडिल ऑर्डर को जो है ओपनर बना देता है, ओपनर को मिडिल ऑर्डर कर देता है। तो उन्होंने शायद यही स्ट्रैटेजी की और जो है असद उमर साहब को जो है दूसरी मिनिस्ट्री भी ऑफर की, लेकिन असद उमर साहब ने एक डिग्निटी दिखाई और उन्होंने ये स्टांस दिया कि अगर वो वजीर खजाना के तौर पर परफॉर्म नहीं कर सके तो वो जो है अभी कैबिनेट से ही स्टेप डाउन हो जाए। मैं समझता हूँ वो भी खुशाइन बात है। दूसरी चीज ये कि ये पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है कोई वजीर आजम जो है अपनी टीम को इतना क्लोजली मॉनिटर कर रहा हो। इससे पहले हमने देखा जो कद काट का पॉलिटिशियन होता था, अगर उसको कोई वजारत मिल जाती थी तो दूसरे वजीर आजम को उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम होता था। तो ये जो है चीज जो है पहले कभी देखने को खास नहीं मिली, तो ये एक अच्छी चीज है और हो सकता है कि ये चेंज जो है शायद कुछ बेहतरी की तरफ जाए और मतलब कुछ सोच समझ के ही फैसले हुए। और अच्छी बात है कि ये खुश असलूबी से हुए, ये नहीं कि जो है रातों रात किसी को जो है फारिग कर दिया बगैर उससे पूछे।
तो लेट्स सी। और दूसरी मुजम्मिल असलम साहब, मुझे लगता है आप थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम से कनेक्टेड नहीं थे, वरना आपको अंदाजा होता है कि रमेश कुमार साहब जो उस मीटिंग का हिस्सा थे, जो वो बातें बता रहे थे अंदरूनी मामलात की, कि ये ना माशी पॉलिसी की वजह से, ना किसी सियासी दबाव की वजह से, बल्कि अंदरूनी इख्तलाफात या तनकीद की जद में आकर जज्बाती होकर असद उमर साहब ने इस्तीफा दिया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आप कह रहे हैं आने वाले वक्तों में शायद तब्दीली आएगी या माशी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन अब तक ये 9 महीने की जो कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की रही है और आज जो इस्तीफा आ जाना, इससे आपको लगता है कि नाकाम हो गई है हुकूमत माशी हालात को, माशी बहरान से निमटने में या फिर बेहतर करने में? नहीं, इसमें मैं नाकामी नहीं कहूँगा। एक तो ये कि असद उमर साहब ने जो 8 महीने के अरसे में जितने मुश्किल फैसले किए, शायद मैंने पाकिस्तान में 15 साल से मीशत को कवर कर रहा हूँ, मैंने किसी फाइनेंस मिनिस्टर को इतने कम टाइम पे इतने मुश्किल फैसले लेते हुए नहीं देखा, तो इसको नाकामी नहीं कहूँगा। और दूसरी बात, अगर आप पीपल्स पार्टी के दौर में जाएं 2009 में, पहले 6 महीने में उन्होंने 3 वजीर खजाना चेंज किए थे। इसाक डार साहब आए, फिर नवीद कमर साहब आए, फिर शौकत तरीन साहब आए, और शौकत तरीन साहब ने आते ही IMF प्रोग्राम दे दिया। तो एक अच्छी चीज ये है कि असद उमर साहब ने IMF की प्रोग्राम की भी जो है तफसीलात काफी हद तक तय करके अगले फाइनेंस मिनिस्टर पे इतना बोझ नहीं पड़ेगा। और दूसरी ये कि उनकी टीम तो इंटैक्ट है ना, नीचे जो काम करती है, फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए, स्टेट बैंक गवर्नर हो गए, FBR चेयरमैन हो गए। अब वो नए फाइनेंस मिनिस्टर पे डिपेंड करता है कि अगर वो कुछ चेंजेस लाना चाहें, लेकिन ये कि डायरेक्शन तो जो बिग बॉस होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है, वो ये अप्रूवल देता है। तो नया फाइनेंस मिनिस्टर भी आके कोई अपनी दुकान नहीं खोलेगा, वो जो है जो पार्टी की लाइन होगी उसी को टो करनी होगी। तो मैं नहीं समझता कि चेहरा जरूर तब्दील होगा, लेकिन कोई पॉलिसी में कोई इतना बड़ा चेंज आएगा, शायद ये चेहरा तब्दील। मुजम्मिल असलम साहब, वैसे आम राय तो ये आ रही है कि जो नए वजीर खजाना आएंगे उनको भी यकीनन वक्त तो लगेगा पॉलिसी जो है उसको समझने में, लेकिन आपकी राय जरा मुख्तलिफ है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ तैयार है, असद उमर छोड़ के गए तो उनके लिए इतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन असद उमर जाते जाते जरा आवाम को परेशानी में डाल गए, आवाम को खबरदार करके गए, आने वाला बजट मुश्किल होगा। वाकई ठीक नहीं है हालात? सही कह रहे हैं असद उमर साहब? नहीं, तो खुद बोलते रहे ना कि पहले हमने जो है सर्वाइवल के लिए पॉलिसीज बनाई थी, अब स्टेबलाइजेशन के लिए। और उन्होंने खुद बोलते रहे पिछले 15 महीने से कि अगले 18 महीने जो हैं चैलेंजिंग होंगे और उसमें जो है मईशत जो है करेगी। तो मतलब वो तो खुद बोल के गए हैं, और पहले भी बोले थे, आज उन्होंने नई बात नहीं की। मैं सिर्फ समझता हूँ कि ये चेहरा तब्दील होने से जो आपने बात की कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था ये चेहरा, तो शायद वहां पे जो है कुछ पीस आ जाए। अदरवाइज तो पॉलिसी में तो कंसिस्टेंसी रहेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई नए वजीर खजाना के कोई ABC ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है IMF, और IMF से नेगोशिएट करना था, वो असद उमर कर गए। अगर कोई 1-2 चीजें रह गई होंगी तो वो करेंगे, बाकी कोई वो जादू नहीं कर देंगे या वो कुछ नहीं कर देंगे। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और सबसे अच्छी चीज ये हो जानी चाहिए कि इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को ऐलान कर देना चाहिए कि आया वो खुद रख रहे हैं या कोई लगा रहे हैं या अपनी कैबिनेट से किसी को ये ओहदा दे रहे हैं। चलिए मुजम्मिल असलम साहब, अब ये तो देखना पड़ेगा कि सबर आवाम को आएगा या फिर कोई जादू हो जाएगा। आने वाले नए वजीर खजाना का भी इंतजार करते हैं, वक्त और हालात का, और फिर नए बजट का इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, आप साथ मौजूद है अदनान आदिल साहब और अहमद वलीद साहब साथ ही होंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। को इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, मुआशी कत्ल हो रहा है और वजीर कहता है कि इसका मतलब ये है कि मुआशत तरक्की कर रहा है। इन ह्यूमन मिनिस्टर्स को अपने हुकूमत से निकालना चाहिए। इन्होंने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, ये हर पाकिस्तानी को रुला रहे हैं। लोगों की चीखें निकल गई हैं, महंगाई की सुनामी है। नए पाकिस्तान में एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। 9.4% महंगाई, डॉलर 143 रुपए का हो गया है। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है? मुल्क तो जिस कर्ज से गुजर रहा है, पूरी हुकूमत को घर जाना चाहिए, सिर्फ वजीर खजाना को नहीं।
अवाम, तो मैं ये बता दूं कि रमजान आने वाला है, डॉलर और महंगा होगा। IMF इनको नहीं मिल रहा, IMF ने मिलने से इनकार कर दिया। इतने नालायक हैं। उमर ने ट्वीट कर लिया कि वो रिसाइन कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। असद उमर चले गए लेकिन अपोजिशन की जबान से शिकवे नहीं गए। कई दिनों से वज़ीर ख़जाना अपोजिशन का हदफ थे और शायद अब भी हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि पहले दिन ही कहा था कि पाकिस्तानी मईशत अन्ना ज़िद और तकब्बुर की ज़द में है। इमरान खान ज़िद और तकब्बुर को छोड़कर मईशत को तरजीह दें, वक्त ज़ाया नहीं करें। अगर नहीं वक्त ज़ाया किया जाता तो मौजूदा माशी तबाही का सामना नहीं करना पड़ता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी असद उमर के जाने से बहुत खुश हैं। कह रहे हैं असद उमर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उमर ने ट्वीट कर लिया कि वो रिसाइन कर रहे हैं। जो कि मैं हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद करना देना चाहूँगा। इसलिए हर पाकिस्तानी का मुतालबा था कि हुकूमत अपने माशी पॉलिसीज़ पर एक और नज़र दोहराए। 8 महीने बाद 9 महीने बाद आखिरकार हुकूमत मान गई है कि हमारा माशी पॉलिसीज़ नाकाम थी। हमारी माशी पॉलिसी से अवाम को रिलीफ नहीं मिल रही थी। इससे पहले कि इस पर मजीद बात करें, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बात करें। सबकदोश हुए हैं, वो हमारा हिस्सा थे, हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे इंशाअल्लाह। और हम उनके ख्यालात से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे इंशाअल्लाह। असद उमर साहब एक ऐसे आपके अपना MNA है जो कि इलेक्शन से पहले ही खान साहब ने उन्हें कह दिया था कि वो वज़ीर ख़जाना होंगे। ऐसी क्या वजूहत थी कि उन्हें बजट से पहले, जबकि वो बाकी आलमी इदारों से भी मामला तय कर चुके थे, तो क्यों उन्हें हटाया गया? वजह क्या बनी? मेरे इल्म में नहीं है, मैं तो आपके सामने मुल्तान में हूँ। लेकिन असद उमर साहब यकीनन उन्होंने, मैं पहले अर्ज़ कर चुका, बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने अपना काम किया और अच्छा काम किया। जिस किस्म की मईशत उन्हें मिली वो किसी के लिए भी आसान न थी। मैंने पिछले हफ्ते भी आया था, मैंने कहा था कि माशी मुश्किलात का सामना हुकूमत को है और उसकी वजह है कि अगर आप अदाद शुमार को देखें कि जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो तारीखी तजारती खसारा उसको मिला। मालियाती खसारा आपके सामने है। 6.6% GDP का फिस्कल डेफिसिट था। कर्ज नई हदों को छू रहे थे और पिछली हुकूमतों ने बेदरेग कर्ज लिए और उनकी तरजीहात में ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। इलेक्शन से पहले वज़ीर ख़जाना डिक्लेयर होने वाले असद उमर अब बजट से पहले साबिक वज़ीर ख़जाना हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान में मौजूद थे, इसी हवाले से उनसे सवालात किए जा रहे थे जिसका वो जवाब दे रहे थे। वक्त ख़त्म हो गया है। अदनान आदिल साहब, अहमद वलीद साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। कल मुलाकात होगी नाज़रीन आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।